आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्क। व्हाट इज वर्क? वर्क क्या होता है? तो वर्क को और आप डिफाइन करोगे फिजिक्स के टर्म में कि व्हाट इज वर्क। वर्क इज नथिंग, इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट, scalar product of force and displacement. It is a scalar product of force and displacement. अब यहां पर बेटा क्वेश्चन ये आता है कि ये स्केलर प्रोडक्ट क्या है? Anybody tell me what is scalar product? There is a two type of product. One is vector. Very good. So first of all I will give you a brief idea what is scalar product and another one is vector product. स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है? इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। और मैथमेटिक्स की भाषा में अगर डॉट को हम शो करते हैं इस पॉइंट से, जैसे एग्जांपल ए डॉट बी, तो ए एक वेक्टर है और बी भी एक वेक्टर है। कोई दो आइडेंटिटी है, हमें नहीं मालूम, एग्जांपल दे रहा हूं। अगर बीच में डॉट लगा हुआ है तो समझ जाएंगे कि वो किस टाइप का प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट। अगर आपको इसको ओपन करना है, इसको ओपन करना है तो क्या बनेगा? जब आप इसको ओपन करोगे तो a डॉट बी ये बनेगा बेटा ए बी कॉस थीटा। क्या बनेगा? ए बी कॉस थीटा। अब ये मैंने ए बी लिखा है तो मैं इसको देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। जितना ज़्यादा इस क्लास में समझ लोगे पिछले 1-2 महीने में उतना ही फायदेमंद है। ये हमने ए जो है इस पर वेक्टर लगा हुआ है, इसको दोनों को एक इसमें बंद कर दिया। इसको क्या बोलते हैं? मॉडुलस। क्या बोलते हैं? ये मॉडुलस क्या होता है सर? सुनो ध्यान से। ये जो साइन होता है ये होता है मॉडुलस का साइन। क्योंकि आप 10th में आने वाले हो, तुम 10th में अगर आपको फिजिक्स की ये जो टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आएगी तो आप डायमेंशन नहीं निकाल पाओगे। मॉडुलस का मतलब क्या होता है? अगर कोई वेक्टर है, वेक्टर में क्या चीज होती है? 2 चीज होती हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो इसमें क्या है? इसमें डायरेक्शन है। अगर मुझे इसका केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप उसको इसमें बंद कर दो। अब इसके बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या देगी आपको? केवल मैग्नीट्यूड। तो मॉडुलस गिव मैग्नीट्यूड ओनली। ये हमें क्या देता है? मैग्नीट्यूड। तो यहाँ 2 वेक्टर थे, दोनों वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट है। तो जब इसको हमने वो किया, देखो हम इसको ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे डिटेल में क्योंकि उसके पीछे रीजन, आपको ये डॉट नहीं आता ना क्रॉस आता, लेकिन जितना यूज है तो इस चैप्टर में उतना तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया? इसको किस में बंद कर दिया? मॉड में। मॉड में क्यों बंद किया? क्योंकि इसकी कुछ वैल्यू आएगी ना, 5, 10, 15, 20, वो आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। और 5, 10, 15 क्या है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, फिर ये डॉट है, इस डॉट को हटाया और फिर हमने क्या लिखा? बी का नंबर लगाया। ठीक है ना, फिर बी को बंद किया। तो इस डॉट को हटाने की जगह पे हम क्या लगा रहे हैं? कॉस थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट को अगर आप रिमूव करोगे तो दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट जो आएगा उन दोनों वेक्टर का कौन सा प्रोडक्ट? मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट करेंगे। यहाँ जो प्रोडक्ट हो रहा है वो किसका हो रहा है? मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा।
और एंगल में थीटा में क्या लेंगे, कॉस थीटा। यह है आपका क्या, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ है? अब ध्यान से देखो, वेक्टर प्रोडक्ट इसको समझेंगे, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास में दो वेक्टर हैं तो यहाँ क्रॉस लगाया हुआ आएगा। ठीक है, अगर आपको इसको ओपन करना है, इसको लिखना है, तो पहले वही इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। और क्रॉस को रिमूव करने के लिए लगाते हैं साइन थीटा। क्या लगाएंगे, साइन थीटा। ये दो चीजें अगर किसी बच्चे को नहीं पता है और आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, वर्क एनर्जी को, तो आप इसके न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर एंगल भी चलेगा। एंगल, कितने एंगल पे फोर्स लगाई जा रही है, फ्रिक्शन फोर्स का एंगल क्या है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, 90 पर है, 60 पर है, 40 पर है। तो एंगल को सॉल्व करने के लिए हमको इसका डॉट और क्रॉस मालूम होना चाहिए। तो आप एक मोटी मोटी बात समझ चुके हैं कि स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है डॉट और वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब होता है क्रॉस। क्रॉस का जो फॉर्मूला बनता है वो साइन के टर्म में बनता है, और डॉट का जो फॉर्मूला बनता है वो किसकी टर्म में बनता है, कॉस की टर्म में बनता है। और मैं आपको कुछ यहाँ पर वैल्यूज लिखाना चाहूँगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू जो यहाँ पर यूज होंगी, क्योंकि वो हमें आनी ही चाहिए। ठीक है, तो सम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे साइन लिख लें और नीचे लिख लें कॉस और टेन। केवल हम जो है ज़्यादा नहीं करेंगे, साइन कॉस टेन की करेंगे, 3 की। बाकी और भी होते हैं, वो तुम्हारे उसमें है नहीं, तुम्हारे सिलेबस से ज़्यादा ही करा रहा हूँ तुमको। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, ये 0 डिग्री के लिए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, देखो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अब ये मत पूछना क्यों होती है, उसका पूरा प्रूफ है, दूंगा, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आएगा अभी। क्लास 11th के मैथमेटिक्स में आता है प्रूफ। ठीक है, 10th में भी नहीं है, लेकिन 10th में प्रूफ करा देंगे। लेकिन अभी जो हमारा काम क्या है कि कम से कम वैल्यू याद कर लें 2-4। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। अरे साइन 0 की वैल्यू 0 याद हो गई, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई याद, साइन 30 की 1/2। अब कॉस की क्या करोगे सर, वेरी सिंपल, उल्टा कर दो। क्या कर दो, उल्टा। जो 90 की है वहाँ 0 की बना दूँ, उल्टी लिख दो, बस बस सीधा उठा करके यहाँ लिख दो 1। ये रहा, इसको यहाँ लिख दे, इससे सरल जोड़ मिलेगा √3/2। इसको यहीं पर आएगा इसका नंबर, इसको यहाँ लिख दे। मतलब साइन की याद हुई और हमने कॉस की भी निकाल ली। ठीक है, वैसे आपको याद होनी चाहिए, लेकिन अगर भूल गए आप तो साइन की याद कर लो केवल, और इसकी भी बताते हैं कैसे निकालते हैं, लेकिन अभी आपको ज़रूरत नहीं है। टेन की कैसे निकालोगे, टेन की निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बहुत आसान, दोनों को डिवाइड कर दो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। मतलब साइन की वैल्यू ऊपर आएगी, साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड करना है। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 0। वेरी गुड, लो 0 आ गया। इसको जरा इससे डिवाइड करो, 2 से 2 कैंसिल, 1/में √3। अरे हाँ ना बोलो, ठीक है, √2 से √2 कैंसिल, ये 1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ये √3। और 0 से किसी को डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड, उसको इन्फिनिटी बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। यहाँ लिखा जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए।
So now we are seeing this definition. What is work? It is a scalar product of force and displacement. तो हमने इस वर्ड का मतलब समझ लिया कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। अब इसकी जो डेफिनेशन है, नाउ दिस डेफिनेशन इज रिटन थ्योरेटिकली। अब आपको क्या लिखना है? यू हैव टू राइट मैथमेटिकली। मैथमेटिकली दिस इक्वेशन इट बिकम व्हाट? वर्क। वर्क इज व्हाट? स्केलर प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट, बीच में डॉट आएगा अकॉर्डिंग टू दिस। किसका डॉट? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बस फिनिश। दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन, इट बिकम द फॉर्मूला। ठीक है, नाउ वी कैन एलोबोरेट, हम इसको और एलोबोरेट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। किस तरीके से? दिस विल बिकम वर्क इक्वल टू फोर्स cos थीटा। हाँ ना बोलो। अभी जो पीछे समझाया था वही तो चल रहा है सब कुछ। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, यहाँ डॉट है तो यहाँ कॉस आ गया। दोनों के हमने क्या ले लिए? मॉडुलस ले लिए। ठीक है, सो दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन। बोर्ड में कम लिखना, लेकिन फिजिक्स में ना मैथमेटिकल की वैल्यू ज़्यादा होती है थ्योरेटिकल से। अगर आपको टू द पॉइंट लिखना हो, उस समय पर पेपर कंप्लीट करना है और नंबर पूरे चाहिए, और आप ये डेफिनेशन लिख के आ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आप ये नहीं लिख पाए। यू हैव टू राइट इट। आपने ये लिखा और ये लिख दिया, पूरा नंबर भाई साहब, क्योंकि डेफिनेशन का मार्क्स क्या होता है? 1। तो 1 मार्क्स ये बता रहा है ना, तो आप लिखेंगे वहाँ पे वर्क, व्हाट इज वर्क डन मैथमेटिकली, वर्क ये, और ये मान्य है। 2020 की पॉलिसी पढ़ी है आपने कॉम्पी चेक होने की? उसमें क्या लिखा हुआ है? रोट मेमोरी वाइप्ड आउट। मैथमेटिकल अप्रोच पे दुनिया काम कर रही है, यानी कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वहाँ पर हमें कितना समझ में आ रहा है, और हमें जब समझ में आ गया है फिजिक्स जो है वो क्या है, मैथमेटिकल है कि थ्योरेटिकल है? मैथमेटिकल। अगर उसमें हम कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे और आपने परिभाषाएं पढ़ रखी हैं, डेफिनेशन पढ़ रखी हैं, तो कोई फ़ायदा उसका? कुछ भी नहीं, वो बेकार है फिर। ठीक है, सो मैथमेटिकली ये है। अब हम इसके देखो क्या पढ़ेंगे, केस पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ केस फर्स्ट। व्हेन थीटा इज 0, ठीक है, थीटा मतलब एंगल, ये 0 है। अब ये 0 कब होगा ये तो मैंने बता दिया आपको। 0 डिग्री तो है, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। अब एक घटे 90 क्यों, जब 0 ही है, लेकिन 0 कब होगा? बेटा ध्यान से देखो, जब एंगल व्हेन थीटा इज 0, कब होगा 0? अरे जब होगा, कंडीशन है इसमें, एंगल 0 जब होगा, कंडीशन इज व्हाट? व्हेन फोर्स and displacement are in the same direction. Means if I have a box, this is a box, ठीक है, and this is a floor, ये हमारा फ्लोर है, जैसे वो बॉक्स रखा हुआ है, and there is a one boy, suppose this is a boy, and यहाँ पे क्या कनेक्ट है? हमने एक रस्सी कनेक्ट कर दी। This boy is carrying this box by, क्या कर रहा है? इसको खींच रहा है उस तरीके से, तो ये मूव करेगा और ये यहां पर आ जाएगा। आफ्टर सम टाइम द बॉक्स विल बी देयर। बॉक्स यहां होगा कि नहीं होगा? ये खींच के ले जाएगा। सो दिस इज द पोजिशन ए एंड दिस इज द पोजिशन बी। सो चेंज इन पोजिशन, what? Displacement. फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को क्या बोलते थे? चैप्टर फर्स्ट, डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट, तो दिस इज एस, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट। अरे हुआ कि नहीं हुआ? इसकी पोजीशन चेंज हुई कि नहीं हुई? हाँ हुई सर। अब ध्यान से देखो, ये लड़का खींच रहा है इसको इधर, हे डोंट टॉक, दिस बॉयज, इस बॉय का खींचने का तरीका क्या है? ऐसे खींच रहा है, ये खींच इसको ऐसे रहा है, लेकिन बॉक्स तो ऐसे चल रहा है। जरा लॉजिक लगाओ,
ये बॉक्स ऐसे उठ के ऐसे क्यों नहीं गया ऊपर? जब मैंने उस रस्सी को ऐसे खींचा तो बॉक्स नीचे चल के आ रहा था। जब ये बच्चा इसको ऐसे खींच रहा है तो बॉक्स ऐसे ही क्यों चल रहा है? फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रही है कि नहीं लग रही है? तो फिर बॉक्स ऐसे क्यों जा रहा है? इसका मतलब इधर भी कोई फोर्स लग रही होगी। यस, यहां पर जो ये बच्चा फोर्स लगा रहा है, इस एफ के दो कंपोनेंट होते हैं। जब भी आप कोई फोर्स लगाते हो, डिस्प्लेसमेंट करते हो, उसके हमेशा दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट क्या होते हैं? ध्यान से सुनो मेरी बात। मैं आपसे बोलूं एक ये डायरेक्शन है और एक ये डायरेक्शन है, इन दोनों डायरेक्शन पे फोर्स लग रही है। मतलब एक इधर भी फोर्स लग रही है और उधर भी फोर्स लग रही है। ठीक है, तो इस केस में और यहां पे ये बॉक्स रखा हुआ है, हमने बोला कि 5 न्यूटन की फोर्स इधर भी लग रही है और 5 न्यूटन की फोर्स इधर लग रही है। 1 मिनट। नाउ दिस इज अ बॉक्स, इस पे 5 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और 5 की इधर लग रही है। तो जरा बताओ ये जाएगा कहां? इधर जाएगा कि इधर जाएगा? है, लगाओ लॉजिक। इधर इधर उधर कैसे रह सकता है? उधर रहने का कारण ये होता है कि जब इस पर इधर चारों तरफ से फोर्स लगे बराबर बराबर। याद करो, मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट जब कराया था, सेकंड वाला, ये वाली बात बताई थी कि एक फोर्स ऊपर की तरफ लगती है, एक नीचे की तरफ लगती है और एक इधर लग रही है, एक इधर लग रही है। अगर ये पांचों फोर्स बराबर हैं, ये भी 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन है, ये भी है, इट मीन्स ये बैलेंस फोर्स है। अब ये कहीं नहीं जाने वाला। ये इधर लग रही है, वो उधर, कैंसिल आउट, जीरो। इधर उधर कैंसिल आउट, जीरो। यहीं रहेगा, यहीं मरेगा ये। यहां केवल 2 फोर्स। इसको बैलेंस करने के लिए उधर कोई फोर्स है ही नहीं, और इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब फोर्स कैंसिल नहीं हो रहा। तो अब ये बॉक्स किधर जाएगा? इतना तो श्योर है कि ऊपर नहीं जाएगा और पीछे भी नहीं जाएगा, यानी कि ये 2 जगह तो नहीं जाएगा ना, कम से कम। इतनी तो बुद्धि लग रही है, नहीं लग रही है? अब बची 2 डायरेक्शन, इनमें से किधर जाएगा? हाँ, इन दोनों में से कहीं नहीं जाएगा। ये जाएगा इधर। बोला सर ऐसे कैसे? ऐसे ही। ये बच्चा इसको ऐसे खींच रहा था, इधर क्यों नहीं गया? ये ऐसे क्यों गया? बिकॉज मैंने कहा कि कोई भी चीज होती है उसका रिजल्टेंट निकाला जाता है। नेट 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 क्या होता है सर ये? अरे भाई नेट ये होता है बेटा, इसने इसको 5 न्यूटन लगाया, इसने भी लगाया, लेकिन ये इधर चला गया। जब हमने थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाई और फिर इसको ऐसे किया, फिर देखा कि यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा होगा, थीटा बन रहा है। ये वो फोर्स है जो बच्चा खींच रहा था ऐसे करके, और ये वो एंगल है तुम्हारा। ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसके 2 वेक्टर निकले, इसके 2 वेक्टर, एक इधर और एक इधर। अरे ये जो नेट है, जो नेट का मतलब जिधर जाना था, इसके 2 वेक्टर निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं? एक इधर था, एक इधर था। ऐसे ही यहां पर इसके भी 2 वेक्टर निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? 2 वेक्टर। यानी कि ये हो गया आपका एंगल थीटा, यानी जो रोप है, रस्सी है, इसके बीच में और ग्राउंड के बीच में ये एंगल हो गया हमारा। ठीक है ना? और ये फोर्स है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। अब ये वो चैप्टर नहीं है कि तुम अपनी कहानी लिख लो, व्हाट इज मोशन, व्हाट इज दिस, नथिंग लाइक दैट। फोर्स के 2 वेक्टर होते हैं, सॉरी, किसी भी चीज के 2 कंपोनेंट होते हैं। ये कंपोनेंट होते कौन से हैं? ये किस डायरेक्शन में है? ये हॉरिजेंटल है। कैसा है? हॉरिजेंटल। और ये कैसा है? वर्टिकल। किसी भी चीज के 2 कंपोनेंट होते हैं, और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट, ये है वर्टिकल कंपोनेंट। ये बाहर हो क्या रहा है यार? ये हे यू सिट, एंड दिस इज हॉरिजेंटल कंपोनेंट।
So this is the force which is applied by the boy in this box, but this box does not move like this, it moves horizontally. Why? Because this force has two vector component, one is horizontal component of force and one is vector component of force. दो कंपोनेंट है हमारी, ठीक है। यहाँ एंगल हो गया। अब ध्यान से सुनना, ये जो वेक्टर है आपका, जो हॉरिजेंटल वेक्टर होता है, ये वेक्टर किसकी डायरेक्शन में है? डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजेंटल ही तो हो रहा है, और ये जो वेक्टर है हमारा, ये कौन सा है? हॉरिजेंटल। तो इस वेक्टर का, इस हॉरिजेंटल कंपोनेंट का क्या नाम होगा? इसका नाम है एफ कॉस थीटा। ध्यान से सुनो, जो हॉरिजेंटल वेक्टर होता है वो एफ कॉस थीटा होता है, और जो वर्टिकल होता है वो होता है एफ साइन थीटा। क्या होता है? एफ साइन थीटा। अब आपको बताऊंगा ये फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो इस फॉर्मूले की डेफिनेशन क्या कहती है कि वर्क क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, यही बोलती थी। ध्यान से सुनना, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है? एस, ठीक है, और ये है हमारी फोर्स। तो वर्क की डेफिनेशन क्या बन गई यहाँ से? वो वाला कंपोनेंट फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जा रहा है, उस कंपोनेंट को पकड़ो। वो क्या है? एफ कॉस थीटा। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। क्यों? क्योंकि बॉक्स ऐसे मूव कर रहा है ना, हमें इससे मतलब नहीं है। क्यों? ये कुछ काम ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो भैया फोर्स का कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है डिस्प्लेसमेंट पे? तो आप बोलोगे सर ये ऐसे मूव कर रहा है, इट मीन्स फोर्स का हॉरिजेंटल कंपोनेंट काम कर रहा है, और उस कंपोनेंट का नाम है एफ कॉस थीटा। इसलिए हम फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेंगे? एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट। इसी डेफिनेशन को जब तोड़ मोड़ के लिखा गया, एफ एस कॉस थीटा। भाई यही तो थी है, एफ एस कॉस थीटा, यही डेफिनेशन तो थी, ठीक है। तो आप जब भी डेफिनेशन बनाओगे, ठीक है ना, फिजिक्स में, तो वो मैथमेटिकली प्रूव्ड डेफिनेशन होती है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं चलता है। ये अपने दिमाग थोड़ा खोलना चालू कर दो, ठीक है। ये नीट वाले बच्चे जो आईआईटी वाले बच्चे हैं, वो थिंक लाइक मैथमेटिकली, हॉरिजेंटली, वर्टिकली, कंपोनेंट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अगर कोई भी चीज़ आपको दे रखी है, उसके दो कंपोनेंट होंगे हमेशा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट मतलब क्या होता है? रिजल्ट। ध्यान से सुनना मेरी बात, सुनो। मैं तुमसे बोल रहा हूं कि ये 5 है और ये भी 5 है, अभी हमने तुमसे बोला था, और यहाँ जो बॉक्स रखा हुआ था और वो इधर मूव कर रहा था, इसका मतलब क्या है पता है तुम्हें? इसको भी 5 न्यूटन फोर्स से खींचा जा रहा है इधर, और ऊपर भी खींचा जा रहा है। लेकिन देखो ध्यान से, ये अपोजिट फोर्स तो है नहीं कि इसको कैंसिल कर देंगी, ठीक है। तो ये इन दोनों के कहीं बीच में ही जाएगा ना, दोनों बराबर की फोर्स हैं। ये भी 5 न्यूटन से खींच रहा है और ये भी 5 से खींच रहा है। अगर ये नीचे होती तो कैंसिल कर देती ना इसको, लेकिन भाई ये ऐसे है 90 डिग्री पर हैं दोनों, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में होगा, क्योंकि बराबर बराबर मिलेगा ना, तो दोनों का एंगल बराबर होगा। ये जो θ1 है और ये जो θ2 है यहाँ पे, तो अगर दोनों की फोर्स बराबर है तो θ1 इज इक्वल टू θ2 होगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो कब पॉसिबल है? जब दोनों फोर्स बराबर हो। अगर इनमें से जो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी उसी की तरफ झुक जाएगा। अगर मान लो मैंने यहाँ 10 न्यूटन कर दिया, ये एंगल क्या हो जाएगा? ये ऐसे झुकना चालू कर देगा, ये इस तरीके से इसकी तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये और थोड़ी उसकी बात हो गई, लेकिन मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिकली चल क्या रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस चैप्टर, ठीक है। इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट क्यों बोलते हैं? कि रिजल्टेंट इसलिए बोलते हैं बेटा, हम इसको इधर खींच रहे थे और इधर भी खींच रहे थे, लेकिन रिजल्ट किधर आ रहा है? इधर। रिजल्ट कहीं और ही आ रहा है। तो ये वो वेक्टर था जो हॉरिजेंटल वेक्टर, वर्टिकल वेक्टर, ये था रिजल्टेंट, जो रिजल्ट दे रहा था हमको कि रिजल्ट तो यहाँ मिल रहा है ना, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर को जब भी आपको मिल जाए कि ये लो रिजल्टेंट वेक्टर और इसके दो कंपोनेंट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, फटाक से ऐसे और ऐसे।
और दिस इज हॉरिजेंटल, दिस इज वर्टिकल। अगर ये फोर्स का वेक्टर है तो खटाक से एफ कॉस थीटा और यहाँ एफ साइन थीटा। अगर यहाँ लिख दूँ मैं कुछ और, एक्सीलरेशन, तो ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, कुछ नहीं करना, कॉस और साइन फिक्स रहेंगे, केवल क्वांटिटियाँ चेंज होती रहेंगी। जहाँ फोर्स है तो फोर्स लगाना है, एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन लगाना है, लेकिन कॉस और साइन के प्लेस में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, ये बात किसकी समझ में नहीं आई है? कोई ऐसा बच्चा है जिसकी समझ में नहीं आया है? लग रहा है मेरे को आपके हाव भाव देख के थोड़ा सा मामला टाइट लग रहा है? लेकिन जो सच्चाई है उसको नहीं नकार सकते। आप अपने फिजिक्स पढ़ने का तरीका बदल दो। ये छोटे मोटे पेपर आप दे रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोर्ड के हिसाब से पढ़ो। बोर्ड कैसे तुमसे सवाल पूछेगा? ठीक है, तो बोर्ड का लेवल अलग होता है। अभी जो आपका जो फाइनल का पेपर होगा उसमें लेवल बोर्ड का ही होगा, आपका 9th वाला। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये समझा कि ये एक डेफिनेशन को समझने के लिए हमें इतनी सारी मशक्क़त करनी पड़ी, लेकिन आप समझ पाए इस बात को अब कि एक्चुअलिटी में इस डेफिनेशन को कैसे बनाया गया है। हम इस बॉक्स को खींच इधर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहा है, तो लॉजिक लगाएगा ना दिमाग में, यार ये खींच तो इधर रहा था, इधर जा रहा है, इसका मतलब फोर्स का कोई ऐसा वेक्टर है, तो वो कौन रहा है? एफ कॉस थीटा। ठीक है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है तो दिस मल्टीप्लाई किया, डेफिनेशन आ गई। प्लीज नोट इट डाउन। एक एक चीज लिखनी